हेलो स्टूडेंट्स, साइंस विजन क्लासेस में एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इससे पहले हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी की वीडियो जो पार्ट 1 है उसके अंदर 5 क्वेश्चंस हमने देखे थे। अब हम उसी वीडियो को इसके पार्ट 2 के अंदर कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे जो भी करंट इलेक्ट्रिसिटी पर क्वेश्चन बन सकते हैं उन उन सभी पैटर्न को जो क्वेश्चन होंगे उन सभी क्वेश्चंस को हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 6 से फटाफट से स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है और नीट एग्जाम फिजिक्स की दृष्टि से अगर देखें तो फिजिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है करंट इलेक्ट्रिसिटी में। इस क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। तो द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी whose EMF इज 10 वोल्ट। एक बैटरी है जिसका EMF हमें गिवन है कि EMF 10 वोल्ट हमें गिवन है। एन इंटरनल रेजिस्टेंस, और इसका जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो हमें 1 ओम गिवन है। When connected through an external resistance of 4 ओम, जब ये बैटरी किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो कि 4 ओम का है उससे कनेक्टेड है, डायग्राम में हम देख सकते हैं तो हमें द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी, हमें टर्मिनल वोल्टेज जो होगी बैटरी की वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो हम चाहें तो यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टर्मिनल वोल्टेज V इजिकल टू होता है EMF E माइनस आई इंटू आर। इस फॉर्मूले में हमें E की वैल्यू पता है जो कि EMF है, स्मॉल r पता है जो इंटरनल रेजिस्टेंस है। यहाँ करंट की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर करंट की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं इस डायग्राम में। तो करंट I की वैल्यू हम यहाँ निकालेंगे। यहाँ पर हम इस डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ दो रेजिस्टेंस है 4 ओम और 1 ओम, जो कि दोनों ऐसे कनेक्टेड है, सीरीज के अंदर कनेक्टेड है इस बैटरी से। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो इनके सम से गिवन होगा सीरीज में कनेक्शन होने के कारण R1 प्लस R2 से। तो 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 5 ओम। तो इस तरह से ये इसका रिजल्टेंट या इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा। तो I इज इक्वल टू होता है V अपॉन आर। V जो इसका EMF है 10 अपॉन R जो इंटरनल रेजिस्टेंस है, जो टोटल रेजिस्टेंस है वो 5। तो इस तरह से हम देखें तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगी विच विल बी 2 एम्पियर। तो इस सर्किट के अंदर जो करंट फ्लो होगी वो 2 एम्पियर करंट फ्लो होगी। इस तरह से हमने I का वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अब यहाँ हम V के अंदर वैल्यूज रख सकते हैं। इसका EMF हमें दिया हुआ है 10 माइनस I, इसमें फ्लो होने वाली करंट है 2 एम्पियर इंटू R, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस वो की है 1। तो इस तरह से हम निकाले तो 8 वोल्ट जो है इसका टर्मिनल वोल्टेज हो जाएगी। तो इस तरह से हमने बैटरी का जो टर्मिनल वोल्टेज है उसे निकाल लिया और वो टर्मिनल वोल्टेज हमारे पास आ रही है 8 वोल्ट। ये बैटरी के दोनों टर्मिनल पर यानी इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर जो है टर्मिनल वोल्टेज होगी। सेम वोल्टेज ही जो है इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R जो 4 ओम है उस पर अप्लाई होगी। अगर हम चाहें तो इस पर भी वोल्टेज निकाल सकते थे कि इस पर जो वोल्टेज होगी वो कितनी होगी। तो V इजिकल टू होता है IR। तो 4 ओम रेजिस्टेंस पर जो डेवलप्ड वोल्टेज होगी वो होगी आई इसमें से फ्लो होने वाली करंट है जो कि 2 एम्पियर है और R इसका रेजिस्टेंस है 4, तो 8 वोल्ट। तो इस तरह से भी डायरेक्टली हम यहाँ पर 8 वोल्ट इस पर अप्लाइड वोल्टेज निकाल सकते। तो 4 ओम पर अप्लाइड वोल्टेज अगर हमसे पूछी जाए तो वो है 8 वोल्ट। अगर हमसे बैटरी की टर्मिनल वोल्टेज पूछी जाए तो वो भी है 8 वोल्ट, क्योंकि दोनों ही सेम है। जो इसके बैटरी के टर्मिनल पर होगी वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर अप्लाई होगी, तो वो ही सेम वोल्टेज एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी हम निकाल सकते हैं। अगर इस क्वेश्चन में हमने पूछा जाए कि इस इंटरनल रेजिस्टेंस जो कि 1 ओम है उस पर अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, यानी कि 1 ओम पर अप्लाइड वोल्टेज कितनी है, तो V का सेम फॉर्मूला IR अप्लाई करेंगे। इससे फ्लो होने वाली करंट भी, क्योंकि पूरा सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड है, सेम करंट फ्लो होगी। तो 2 I की वैल्यू रख दी, R इसका रेजिस्टेंस 1, तो 2 वोल्ट, यानी कि 2 वोल्ट जो है इसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर अप्लाइड होगी या वोल्टेज ड्रॉप होगी जो बैटरी के अंदर उसके इंटरनल रेजिस्टेंस पर ड्रॉप हो रही है। उसकी वैल्यू हमारे पास आ गई 2 वोल्ट। तो 1 ओम पर अप्लाइड वोल्टेज 2 वोल्ट हो गई। तो इस तरह से 10 वोल्ट की पूरी बैटरी है जिसके इंटरनल रेजिस्टेंस 1 ओम होने के कारण 2 वोल्ट इस पर ड्रॉप हो जाती है। तो 10 में से अगर 2 को हम माइनस कर देंगे तो रिमेनिंग जो 8 वोल्ट है वो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ओम पर अप्लाइड हो जाएगी। तो इस तरह से जो है हम हर रेजिस्टेंस पर अप्लाइड वोल्टेज, इसका नेट, इसमें फ्लो होने वाला करंट और इन सब की वैल्यूज़ को यहाँ हम निकाल सकते हैं। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में
हमें गिवन है इफ द गैल्वेनोमीटर जी डज नॉट शो एनी डिफ्लेक्शन इन द सर्किट शोन द वैल्यू ऑफ आर इज गिवन बाय। अगर इस गैल्वेनोमीटर जी से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू जीरो हो, यानी इस गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा हो, उस समय हमें आर की वैल्यू को फाइंड करना है। आर की वैल्यू क्या होनी चाहिए जिसके लिए ऐसा होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को हमें समझने की जरूरत है। यहाँ हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है दो, ये बैटरी के कारण करंट फ्लो होना चाहिए इस तरफ, और इस बैटरी के कारण करंट फ्लो होना चाहिए इस तरफ पॉजिटिव टर्मिनल से। लेकिन यहाँ गैल्वेनोमीटर में दिया हुआ है कि यहाँ करंट जीरो शो हो रही है, इसका मतलब इससे कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है। तो हम इसे समझे कि यहाँ बैटरी का पॉजिटिव 10 वोल्ट की बैटरी है और यहाँ पॉजिटिव टर्मिनल लगा हुआ है। इसका मतलब इस सिरे पर अगर 10 वोल्ट पॉजिटिव है विद रिस्पेक्ट टू इस माइनस के सिरे पर, तो दोनों टर्मिनल पर 10 वोल्ट का मतलब 10 का पोटेंशियल डिफरेंस है। इसका मतलब अगर ये वाला सिरा जीरो है तो ये वाला सिरे को हम मान सकते हैं ये बन जाएगा हमारा 10, क्योंकि दोनों में पोटेंशियल डिफरेंस 10 माइनस जीरो 10 वोल्ट का है, जो कि 10 वोल्ट की बैटरी है। तो दोनों टर्मिनल पर पोटेंशियल डिफरेंस 10 का हमारे हो गया। अब हम इस तरफ अगर बैटरी का देखें तो यहाँ पॉजिटिव 2 है, तो ये सिरा हमारे पास जो है 2 वोल्ट पर है, 2 पोटेंशियल पर है पॉजिटिव, तो ये वाला सिरा 0 पोटेंशियल पर है। तो 0 और 2 के बीच में यहाँ पर भी 2 वोल्ट का जो है पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड हो रखा है। अब अगर इस गैल्वेनोमीटर से 0 करंट फ्लो हो रही है, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर के दोनों साइड इस पॉइंट और इस पॉइंट पर पोटेंशियल डिफरेंस 0 होना चाहिए, क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस 0 जब होता है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है। तो अगर इस पॉइंट पर 2 वोल्ट है पोटेंशियल, तो इस पॉइंट पर भी 2 वोल्ट ही पोटेंशियल होना चाहिए, ताकि ये दोनों पोटेंशियल सेम होने के कारण गैल्वेनोमीटर से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगी। सिमिलरली अगर ये 0 वोल्ट पर है तो ये भी 0 पर होना चाहिए, दोनों सेम वोल्ट पर होना चाहिए, तो सेम पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होने के कारण गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट जीरो होगी। इसके बाद हम यहाँ 400 ओम जो रेजिस्टेंस है इससे फ्लो होने वाले करंट को फाइंड करते हैं। आई करंट की वैल्यू 400 ओम से फ्लो होने वाले करंट की। करंट के लिए ओम्स लॉ से अप्लाई करें, आई बराबर होता है वी अपॉन आर। वी यानी कि इस 400 के दोनों साइड पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो वी एक साइड 10 वोल्ट है, एक साइड 2 वोल्ट है, तो 10 माइनस 2 यहाँ पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, जिसकी वजह से इस 400 ओम से करंट फ्लो होगी। आई बराबर वी जो पोटेंशियल डिफरेंस है और आर इसका रेजिस्टेंस है, तो वो हमने रख दिया 400 ओम। तो इस तरह से ये हमारे पास आंसर आ गया 8/400, या हम इसे लिख सकते हैं 1/50 एम्पियर। तो इस तरह से हमारे पास आई जो 400 ओम से फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू आ गई 1/50 एम्पियर। सिमिलरली हम ये जो अननोन रेजिस्टेंस है आर, इससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमें पता है कि जितनी करंट इस 400 ओम से फ्लो हो रही है, आगे जाने वाली करंट की वैल्यू 0 है। इसका मतलब सेम करंट ही इस रेजिस्टेंस से फ्लो होगी। इस बैटरी से निकलने वाली करंट इस रेजिस्टेंस के थ्रू ही वापस बैटरी के अंदर जाएगी, क्योंकि आगे जाने वाली करंट गैल्वेनोमीटर में 0 है। तो सेम करंट ये जो है 400 से फ्लो होने वाली वही करंट हमारे आई आर होगी, यानी रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली। तो इसी की वैल्यू को हम 1/50 रख सकते हैं। इसका फॉर्मूला जो होगा आई आर का, आर रेजिस्टेंस से जाने वाला करंट की वैल्यू जो होगी वो होगा आई बराबर वी अपॉन आर। तो वी इसी आर के दोनों टर्मिनल जो है एक 2 पर है एक 0 पर है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस निकालेंगे 2 माइनस 0 अपॉन आर, जो कि अननोन है आर। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन आ गई 1/50 बराबर 2 अपॉन आर। तो यहाँ से हम आर की वैल्यू निकालेंगे तो वो 50 इंटू 2 इजिकल टू आ गया 100 ओम। तो इस तरह से ये जो अननोन रेजिस्टेंस है ये होना चाहिए 100 ओम का। ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगर ये 100 ओम का है तो उस समय गैल्वेनोमीटर से फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमसे अगर 400 ओम से करंट पूछी जाती है तो उसका आंसर 1/50 हो जाएगा। अगर आर से फ्लो होने वाली करंट पूछी जाती है तो वो भी 1/50 हो जाएगी। और आर के दोनों सिरों पर पोटेंशियल डिफरेंस पूछा जाता है तो पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा 2 का 2 माइनस 0। तो इस तरह से जो है ये सारी चीज़ें हम निकाल पाएंगे, और आर जो अननोन है उसकी वैल्यू हमने फाइंड कर ली, वो है हमारे 100 ओम। बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें गिवन है द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द करंट इन द फॉलोइंग सर्किट इज। तो हमें ये करंट की जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जो है
वो हमें बताना है। दोनों बातें हमें यहाँ पर बतानी है। सर्किट डायग्राम में हम देख रहे हैं यहाँ पर दो बैटरीज हैं, एक 10 वोल्ट की एक 5 वोल्ट की है, दोनों यहाँ पर कनेक्टेड है। तो इनका जो रिजल्टेंट और दोनों का जो हम डायरेक्शन देखें तो एक दोनों की जो है सेम डायरेक्शन में नहीं है, इस पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका मतलब 10 वोल्ट की बैटरी से करंट इस डायरेक्शन में फ्लो होगा, जबकि इसका पॉजिटिव इधर होने के कारण इससे करंट इधर फ्लो होगा। दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ये बैटरी कनेक्टेड है। तो इनका जो नेट ईएमएफ होगा वो नेट ईएमएफ हो जाएगा 10 माइनस 5 इजिकल टू 5 वोल्ट। तो एक तरह से ये दोनों मिलकर के 5 वोल्ट की बैटरी की तरह बिहेव करेगी, और उनमें से जो इसकी डायरेक्शन होगी करंट की, वो जो ज़्यादा वोल्ट वाली बैटरी है, जो स्ट्रॉन्गर है जैसे 10 वोल्ट वाली, उसके अकॉर्डिंग इसकी डायरेक्शन होगी। यानी कि इसका डायरेक्शन पॉजिटिव, 10 वोल्ट वाली बैटरी का जिस साइड पॉजिटिव है वही फाइनल पॉजिटिव होगा, और जो माइनस है वो फाइनल माइनस की डायरेक्शन वही होगी। तो ये दोनों का रिजल्टेंट 5 वोल्ट की हमने एक बैटरी बना दी। उसके बाद ये 1 ओम है, यहाँ पर 2 ओम है। अकॉर्डिंग टू डायग्राम जितनी भी चीज़ें हमें गिवन है वो चीज़ें बाकी सब वैसी ही रहेगी। ये 7 ओम है, और ये इस तरह से हमारे सर्किट ड्रॉ हो जाएगा। अब हमें एक तो इसकी डायरेक्शन, तो डायरेक्शन इसकी करंट की डायरेक्शन हमें पूछी गई, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो हमारे पास निकल करके आ जाएगी, यानी कि पॉजिटिव टर्म इस डायरेक्शन में पॉजिटिव से ही करंट चलेगा, और इस तरह से ये फ्लो होता हुआ और इस तरह से ही करंट फ्लो होगा इस बैटरी के अंदर। और जब इस करंट के मैग्नीट्यूड निकालने की बात आएगी तो करंट का मैग्नीट्यूड हम निकालेंगे, I बराबर होता है V अपॉन R। इससे हम निकाल लें तो V इसका वोल्टेज है, तो यहाँ V 5 वोल्ट की बैटरी है, R इसका रेजिस्टेंस है। तो इन यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, तीनों सीरीज में है, तो इक्विवेलेंट हम निकालेंगे, सिंपल ऐड हो जाएगा 2 + 1 + 7 इजिकल टू 10 ओम। तो यहाँ हम अप्लाई कर देंगे 10 ओम, तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आ गया 0.5 एम्पियर। तो इस तरह से इससे फ्लो होने वाली करंट 0.5 होगी, जो कि हमारे ऑप्शन नंबर 2 के अंदर गिवन है। और करंट की डायरेक्शन करें तो फ्रॉम A टू B थ्रू E, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो A से B की तरफ फ्लो होगी, A टू B थ्रू E, इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। तो हम देख सकते हैं क्योंकि हमारी फाइनली जो बैटरी बनी है उस वो भी कह रही है कि करंट जो है इस तरफ ही फ्लो होगी, इस तरफ फ्लो होगी, और इस तरफ फ्लो होते हुए वो इधर फ्लो होती हुई जाएगी। तो करंट की डायरेक्शन भी ये ठीक है, A टू B थ्रू E, और जो मैग्नीट्यूड है वो 0.5। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 2 हमारा यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाता है। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था जिसमें रिजल्टेंट वोल्टेज निकाल करके, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस निकाल के हमने करंट की वैल्यू को फाइंड आउट किया। अब देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में गिवन है द रेजिस्टेंस ऑफ प्लेटिनम वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज 2 ओम। तो हमारे पास टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर T1 जो कि 0 डिग्री सेल्सियस है, उस पर जो रेजिस्टेंस है 0 डिग्री टेम्परेचर पर जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम यहाँ गिवन है, एंड 6.8 ओम एट 80 डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर जब की वैल्यू जब 80 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, 80 डिग्री सेल्सियस हो जाती है, उस समय रेजिस्टेंस जो है इस टेम्परेचर पर वो हमारे हो जाता है 6.8 ओम। द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ द वायर, हमें वायर का रेजिस्टेंस टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है उसे फाइंड आउट करना है। हम जानते हैं रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर T जो होता है वो रेजिस्टेंस एट टेम्परेचर 0 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा T के इक्वल होता है। इस फॉर्मूले को हम जानते हैं। इस फॉर्मूले में यहाँ पर जो अल्फ़ा है वो टेम्परेचर कोफिशिएंट कहलाता है, जो हमें फाइंड आउट करना है। एट टेम्परेचर T पर जो रेजिस्टेंस है वो है हमारे पास 6.8, आर नॉट जो है उसकी वैल्यू 2, 1 प्लस अल्फ़ा की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और डेल्टा T टेम्परेचर डिफरेंस है, T1 जो है 0 है, T2 80 है, इनका डिफरेंस कर लेंगे, माइनस कर लेंगे दोनों को, तो यहाँ हमारे पास 80 आ जाएगा। अगर हम इसको सॉल्व करें तो सॉल्व होकर हमारे पास जो है अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पर फाइंड आउट हो जाएगी 0.03 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, या अल्फ़ा की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 3 × 10⁻⁻2 डिग्री सेल्सियस इनवर्स। तो इस तरह से अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर जो 3 है वो हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाता है ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो ये जो इजी डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन बड़े इजी तरीके से हमने यहाँ पर कर लिया। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और वो है हमारे क्वेश्चन नंबर 10। अब हम यहाँ क्वेश्चन नंबर 10 को देख लेते हैं।
तो ये जो हमारे क्वेश्चन नंबर 10 है वो है 10 रजिस्टर्स ईच ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्टेड इन सीरीज। तो हमारे पास 10 रजिस्टर्स हैं जिन सब की वैल्यू जो है आर है। इस तरह से 10 रजिस्टर्स हैं जिन सबको सीरीज में कनेक्ट किया गया है, 10 रजिस्टर्स हैं, और उसे हमने कनेक्ट सीरीज टू ए बैटरी ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई। इसे कैपिटल ई ईएमएफ की बैटरी से कनेक्ट किया गया है। टोटल 10 जो है रजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। देन दो तो यहाँ पर पहले हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। 10 रजिस्टर जो सीरीज में कनेक्टेड है तो उनका जो इक्वलेंट रेजिस्टेंस होगा वो हो जाएगा आर प्लस आर प्लस आर प्लस 10 टाइम्स, जब इसको ऐड करेंगे तो वो हो जाएगा 10 आर। तो इससे फ्लो होने वाली जो करंट होगी, वो करंट जो होगा सीरीज कनेक्शन के टाइम, वो करंट इज इक्वल टू हो जाएगा आई बराबर वी अपॉन आर। तो वी जो वोल्टेज है या ईएमएफ है वो है ई अपॉन आर जो है इसका आ गया 10 आर। इस तरह से इक्वेशन 1 में हमने फर्स्ट केस इसका सॉल्व कर लिया कि ये 10 रजिस्टर्स जब सीरीज में कनेक्टेड है तो इनसे फ्लो होने वाली करंट कितनी होगी। आगे क्वेश्चन में कहा गया है कि देन दोज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। अगर इन सभी को कनेक्ट किया जाए इन पैरेलल टू द सेम बैटरी, अगर सेम बैटरी से, अगर सेम ईएमएफ की बैटरी से इन सभी को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, एक को, दूसरे रेजिस्टेंस को, तीसरे रेजिस्टेंस को, चौथे रेजिस्टेंस को, पांचवें रेजिस्टेंस को, इस तरह से पूरे 10 रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, पैरेलल में कनेक्ट किया जाए, तो जब रेजिस्टेंस को पैरेलल में कनेक्ट करेंगे तो उनका जो इक्वलेंट होगा वो 1 अपॉन आर इक्वलेंट इज इक्वल टू 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर प्लस 1 अपॉन आर। इस तरह से 10 टाइम्स सी हमको करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास आ जाएगा आर इक्वलेंट बराबर, ये हो जाएगा 10 अपॉन आर, या हम कहें कि आर इक्वलेंट जो होगा वो हमारे पास आ जाएगा आर अपॉन 10। अब यहाँ हम इस केस में भी इससे फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। आई पी बराबर आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी बैटरी का वोल्ट है, जो ईएमएफ है, ई हमें गिवन है, अपॉन आर जो इक्वलेंट है वो आर बाई 10 है, तो यहाँ आर और 10 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से ये इक्वेशन नंबर 2 जो है हमें पैरेलल कनेक्शन के टाइम पर इसमें से फ्लो होने वाले करंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो एक क्वेश्चन में दिया है द करंट इज इंक्रीज्ड एन टाइम्स। तो पैरेलल के टाइम जब पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कम हो जाता है तो वहाँ पर जो है करंट इंक्रीज़ हो जाएगा सीरीज एज कम्पेयर टू सीरीज़। तो वो कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा वो हमें निकालना है, यानी कि पैरेलल के टाइम जो करंट है वो सीरीज़ के टाइम जो करंट था उसका कितने टाइम्स इंक्रीज़ हो गया है, वो एन की जो वैल्यू है वो हमें यहाँ फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ से अगर हम एन की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं तो हम सिंपली इसको आई पी अपॉन आई एस ऐसे निकाल सकते हैं। यहाँ पर आई पी की वैल्यू रख दें 10 ई अपॉन आर और आई एस की वैल्यू को रख दें यहाँ। आई एस की वैल्यू इक्वेशन 1 से हो जाएगा ई अपॉन 10 आर। तो इसको जब हम सॉल्व करें आर से आर कैंसिल हो जाएगा, ई से हमारा ई कैंसिल हो जाएगा, 10 इंटू 10 हमारे पास 100 आ जाएगा, यानी कि सीरीज़ के टाइम जो करंट था उसका 100 टाइम्स उसको मल्टीप्लाई करेंगे तब हमारे पास पैरेलल मतलब सीरीज़ इसको 100 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो पैरेलल में फ्लो होने वाला करंट हमारे पास आएगा। तो इस तरह से जो है ये एन की वैल्यू हमने यहाँ पर इजीली फाइंड आउट कर ली। बड़ा इजी सा क्वेश्चन था, बस कॉन्सेप्ट समझने की ज़रूरत है और क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। तो इस तरह से हमने इजीली इसका सॉल्यूशन यहाँ पर देख लिया। तो अब देखते हैं हम इस नेक्स्ट क्वेश्चन को, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 11। ये क्वेश्चन हमें कह रहा है कि इन द सर्किट शोन बिलो E1 R1 और इन सब की वैल्यूज दी हुई है, जो कि हमें डायग्राम में भी इनकी वैल्यू गिवन है। द करंट I1 इज, तो हमसे यहाँ ये जो करंट I1 है इसकी वैल्यू को पूछा गया है कि I1 की जो वैल्यू है वो कितनी होगी। सिंपल करंट इलेक्ट्रिसिटी का ये क्वेश्चन है, किरचॉफ लॉ पर बेस्ड है, डायरेक्टली हम वहाँ से इसको निकाल सकते हैं। और किरचॉफ लॉ को जो अप्लाई करने का तरीका है वो आप लोगों को पता ही होगा, वरना हम इसको सॉल्व करेंगे तब भी हम देख लेंगे। पहले हम इसके इस अपर जो लूप है ये वाला, इसमें हम जो ऊपर वाला लूप है इसमें हम अप्लाई करते हैं किरचॉफ लॉ को। तो यहाँ से करंट I2 हमारे पास आ रहा है इस जंक्शन पर। अगर हम देखें तो यहाँ करंट I1 या I2 यहाँ करंट आ रहा है और ये करंट जो है ऊपर I1 करंट जा रहा है। तो इस तरफ ब्रांच में जाने वाला जो करंट होगा I2 इसमें आने वाला करंट है, जिसमें से I1 अपर ब्रांच में चला गया है। तो रिमेनिंग जो करंट होगा I2 माइनस I1 वो इस डायरेक्शन के अंदर फ्लो हो जाएगा। इस तरह से हमने इस ब्रांच में भी फ्लो होने वाले करंट को निकाल लिया। यहाँ जो फ्लो होने वाला करंट है वो I2 ही होगा, क्योंकि इस बैटरी से जब I2 करंट निकला है तो यहाँ पर एंटर भी I2 करंट ही होगा। अपर ब्रांच में I1 करंट चल रहा है तो यहाँ I1 चलेगा, इस तरफ भी I1 ही रहेगा।
तो इस तरह से हम इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं। पहले हम इसमें किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं इसके अपर लूप में, ऊपर वाले लूप में। तो उसके लिए किरचॉफ लॉ जब भी हम अप्लाई करते हैं तो किसी एक डायरेक्शन में हम करंट को फ्लो होता हुआ कंसीडर करते हैं। तो हमने कंसीडर कर लिया करंट जो है इस तरह से, इसमें जो है हम इसमें इस डायरेक्शन में चलते हुए इसके सारे वोल्टेज को जो है कैलकुलेट करेंगे। तो हम यहाँ KVL अप्लाई कर रहे हैं, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो KVL के अकॉर्डिंग जो टोटल पोटेंशियल होता है पूरे लूप के अंदर वो जो है 0 के बराबर होता है। तो यहाँ पर हम चलें तो यहाँ से हम कहीं से भी चलना स्टार्ट कर देते हैं, हम यहाँ से चलना स्टार्ट कर देते हैं। इस लूप के अंडर हमको चलना है, अकॉर्डिंग हमें चलना है। तो इस लूप के अकॉर्डिंग जब चलेंगे तो इस तरह से हम चलेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से चलते हैं यहाँ पर, और हम देखते हैं बैटरी को जैसे ही हम टच करते हैं तो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल हम पहले टच कर रहे हैं, तो वोल्टेज जो है नेगेटिव ही लेंगे। मैं जिस अकॉर्डिंग किरचॉफ लॉ को अप्लाई कर रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग जो है अगर हम जिस डायरेक्शन में चलते हैं तो चलते टाइम हम बैटरी के जिस टर्मिनल से पहले टकराते हैं नेगेटिव से, तो वोल्टेज जो है नेगेटिव में ही हम लेते हैं। तो -4 वोल्ट हो गया। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते जाएंगे, बढ़ते बढ़ते हम रेजिस्टेंस पर पहुँचे। रेजिस्टेंस पर जब पहुँचे इस पर वोल्टेज कितना होगा, तो इस पर वोल्टेज होता है V=IR। तो इस रेजिस्टेंस में फ्लो होने वाली करंट जो है I1 है और इसका रेजिस्टेंस 2 है, तो ये हो जाएगा 2 × I1। लेकिन अब इसे हमें पॉजिटिव लेना है या नेगेटिव लेना है वो डिपेंड करेगा इसमें फ्लो होने वाली करंट पर, I1 पर। तो I1 जो है वो जो फ्लो होने की डायरेक्शन है वो ये डायरेक्शन है, और हम जिस लूप में चल रहे हैं उसकी डायरेक्शन भी यही डायरेक्शन है। दोनों सेम है, इसलिए इस पोटेंशियल को हम लेंगे प्लस। अगर ये हमारे चलने की डायरेक्शन इसमें फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्शन के अपोजिट होती तो हम इसे माइनस में लेते हैं। फिर हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और बढ़ते हुए जहाँ रेजिस्टेंस या बैटरी नहीं मिलती जब तक चलते जाएंगे। यहाँ पर हमने देखा फिर से एक रेजिस्टेंस मिला है 2 ओम का, तो इस पर जो वोल्टेज ड्रॉप होगी वो V=क्या IR। तो I है इसमें फ्लो होने वाली करंट। तो इसमें इस रेजिस्टेंस से फ्लो होने वाली करंट जो है ये वाली करंट है जो इसमें से फ्लो हो रही है, तो वो करंट है I2 - I1। और रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम, तो 2 आ गया। लेकिन यहाँ पर अब इसे नेगेटिव लेना है या पॉजिटिव लेना है ये हम कैसे डिसाइड करेंगे। तो हम जिस लूप में चल रहे हैं उसकी डायरेक्शन है ये वाली, जबकि इस 2 ओम से जो करंट फ्लो हो रहा है I2 - I1 उसकी डायरेक्शन है ये वाली। तो हमारी चलने की डायरेक्शन इस करंट की डायरेक्शन के अपोजिट है, और अपोजिट होते ही हम इसे लेंगे नेगेटिव में। फिर हम यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे तो आगे बढ़ते हुए जाएंगे तो हम वापस इनिशियल पॉइंट तक हम पहुँच गए। इस तरह से हमने ये पूरा लूप कंप्लीट कर लिया। तो ये टोटल पोटेंशियल ड्रॉप हो गया बैटरी पर, एक रेजिस्टेंस अपर R1 पर और ये लोअर रेजिस्टेंस R3 पर, और टोटल जो पोटेंशियल है वो हमारे पास 0 के बराबर आ गया। थोड़ा सा हम इस इक्वेशन को सॉल्व कर लें तो हमारे पास हो जाएगा 2I1 - 2I2 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2I1 = 0। हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास हो जाएगा 2I1 हो जाएगा 4I1 - 2I2 = 4। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इसके लोअर वाली जो लूप है उसके अंदर। इसमें भी हम कोई एक डिसाइड जो है एक डायरेक्शन हम डिसाइड कर लेते हैं लूप के चलने की। तो हम लूप इसमें कंसिडर कर लेते हैं इसी डायरेक्शन में कि इस डायरेक्शन में जो है हमें चलना है। तो हम यहाँ से स्टार्ट कर देते हैं चलना। हम यहाँ से चलते हैं जहाँ हम देखते हैं कहाँ रेजिस्टेंस मिलता है, और जब हम आगे चलेंगे तो हमें यहाँ पर ये रेजिस्टेंस दिखाई दिया है पहला 2 ओम वाला R3 जो है, और हमारे चलने की डायरेक्शन है ये वाली। और हम यहाँ देखें करंट की डायरेक्शन देखें तो यहाँ पर जो करंट है I2 - I1, ये जो करंट यहाँ चल रहा है उसकी डायरेक्शन भी ये वाली ही है, सेम है। इसलिए यहाँ जो 2 ओम पर या R3 वाले पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा V=IR। I इसमें से फ्लो होने वाली करंट है वो है I2 - I1, और इंटू R वो है इसका 2, और इसे हम लेंगे पॉजिटिव में क्योंकि हमारे चलने की डायरेक्शन और करंट की डायरेक्शन सेम है। यहाँ से जब हम आगे बढ़ेंगे और बढ़ते हुए हम पहुँचेंगे यहाँ, तो हम जो है इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, और जो इसमें से 4 ओम वाले से करंट फ्लो होगा I2 वो भी इसी डायरेक्शन में, क्योंकि करंट ऊपर से आ रहा है ऐसे बैटरी की तरफ, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो अगेन यहाँ पर पॉजिटिव में पोटेंशियल ड्रॉप होगा V, वो होगा IR। तो इससे फ्लो होने वाली करंट है I2 और R इसका रेजिस्टेंस है 4, तो इस तरह से ये IR हो गया। आगे हम चलते जाएँ और हम चलते चलते बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से पहले टकरा रहे हैं, तो यहाँ जो बैटरी का वोल्टेज है सीधा सीधा नेगेटिव में आ जाएगा। और इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो हम फिर से इनिशियल पॉइंट तक पहुँच गए और हमारा जो लूप है वो कंप्लीट हो गया। तो इसे हम कंप्लीट जो पोटेंशियल ड्रॉप है उसे 0 के बराबर लिख देंगे। इसे भी थोड़ा सा हम सॉल्व कर लेते हैं। 2I2 - 2I1 + 4I2 - 6
इजिकल टू 0। तो ये हमारे पास सॉल्व होकर आ जाएगा माइनस का 2i1 प्लस 6i2 इजिकल टू 6। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड 2 हमारे पास है। अब हम इसको सिंपली सॉल्व करके i1 और i2 की वैल्यू को इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अगर हम इक्वेशन नंबर 2 को मल्टीप्लाई कर दें 2 से एंड ऐड कर दें इसमें इक्वेशन 1 को, तो हमारे पास मिल जाएगा हमें इक्वेशन, इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -4i1 प्लस 2 से मल्टीप्लाई करते 12i2 और 2 से मल्टीप्लाई करते 12, और इक्वेशन 1 जो है हमारे पास है 4i1 माइनस 2i2 इजिकल टू 4। इन दोनों को हम ऐड कर दें तो ऐड जब हम करेंगे तो यहाँ 4i1 से 4i1 कैंसिल हो जाएगा। इनको ऐड करने पर ये हमारे पास आएगा 10i2 इजिकल टू 16, या i2 इजिकल टू हमारे पास आ जाएगा 16/10 या 1.6 एम्पियर। तो इस तरह से हमारे पास i2 की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। और अगर हमें i1 निकालना है तो इस i2 की वैल्यू को हम किसी भी एक इक्वेशन में रख दें। तो इक्वेशन 1 के अंदर हम इस i2 की वैल्यू को रख देते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 में रख दें तो ये आ जाएगा 4i1 माइनस 2i2 की वैल्यू को रख दें हम यहाँ, जो i2 की वैल्यू हमने निकाली 1.6 इजिकल टू 4। तो यहाँ से ये आ जाएगा 4i1 बराबर 1.6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 3.2, और 3.2 उधर प्लस में 4 प्लस में जाएगा 3.2, तो ये जाएगा 4i1 इजिकल टू 7.2। तो i1 इजिकल टू आ जाएगा 7.2/4। तो इस तरह से जो i1 की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाती है 1.8 एम्पियर। तो 1.8 एम्पियर जो i1 की वैल्यू आ जाती है, जो कि हमारा ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाता है। तो सिंपली किरचॉफ लॉ को यहाँ पर अप्लाई करके हमने i1 की वैल्यू निकाल ली। अगर हमसे क्वेश्चन में i2 की वैल्यू पूछी जाती है तो i2 की वैल्यू 1.6 एम्पियर है। ये जो वैल्यू हमें ऑप्शन 1 में दे रखी है ये वैल्यू हमारे पास i2 की वैल्यू है, तो ये हम i2 की वैल्यू भी यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो i1 यानी कि फर्स्ट ब्रांच, इसमें फ्लो होने वाले करंट की वैल्यू हम i1 की वैल्यू जो हमसे पूछी वो 1.8 एम्पियर है। अगर इस लोअर में पूछा जाए कि i2 की वैल्यू कितनी है तो वो हमारे पास i2 की वैल्यू आ गई 1.6 एम्पियर। और अगर इस मिड ब्रांच में इस R3 जो 2 ओम है इससे फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमसे पूछी जाए तो वो वैल्यू हम निकाल पाएंगे i2 माइनस i1 से। तो i2 की वैल्यू हमारे पास 1.6 है और i1 की वैल्यू हमारे पास 1.8 है। तो इस तरह से हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ जाएगा माइनस का 0.2। माइनस का मतलब ये है कि जिस डायरेक्शन में हमने करंट कंसिडर, हमने i2 माइनस i1 को इस डायरेक्शन में कंसिडर करा है तो ये माइनस में 0.2 आ रहा है। इसका मतलब ये रियल में जो करंट है वो इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है 0.2 एम्पियर की। तो इस तरह से जो मिड वाली ब्रांच है उससे फ्लो होने वाली करंट और उसकी डायरेक्शन भी हम यहाँ पर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से ये जो क्वेश्चन 11 है इसके साथ साथ हमने यहाँ पर जो भी बातें देखी आप इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करें। कोई डाउट हो तो इस कमेंट सेक्शन में लिखें और मुझे बताएं, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना करके इसका जो है सॉल्यूशन यहाँ प्रोवाइड कर दूंगा। इसके कॉन्सेप्ट जब हमारे क्लियर हो जाते हैं किरचॉफ लॉ वगैरह के, तो हम करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी क्वेश्चन होंगे उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। अब हम देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है और आने वाले एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, वो क्वेश्चन हमें गिवन है ए रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए बैटरी ऑफ 12 वोल्ट ईएमएफ। एक बैटरी है जिसका ईएमएफ हमें गिवन है 12 वोल्ट का, इससे एक रजिस्टर कनेक्टेड है आर मान लेते हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम। इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है स्मॉल आर वो 2 ओम है। और इस सर्किट के अंदर जो फ्लो होने वाली करंट है उस फ्लो होने वाली करंट की वैल्यू हमें 0.6 एम्पियर गिवन है। द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ द बैटरी इज, तो इस बैटरी का टर्मिनल वोल्टेज क्या होगा। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। टर्मिनल वोल्टेज V इजिकल टू होता है E माइनस आई आर। तो टर्मिनल वोल्टेज जब हमें फाइंड करना है, E इसका EMF है 12 है, I इसमें फ्लो होने वाला करंट है 0.6 एम्पियर है और R इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है जो कि 2 ओम है। तो हम यहाँ देखें तो ये हमारे पास आ जाएगा 10.8 वोल्ट। तो जो है सिंपली हमने फाइंड आउट कर लेंगे 10.8 वोल्ट जो है टर्मिनल वोल्टेज इसका हो जाएगा। तो इस तरह से हमने इसको क्वेश्चन को करा। अब हम देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13
जो कि आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी है। इससे भी हम करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड है, इसी का हम सॉल्यूशन देखते हैं। ए रूम हीटर इज़ रेटेड 400 वॉट टू 20 वोल्ट, यानी कि एक रूम हीटर है जिस पर रेटेड है, लिखा हुआ है कि इसकी पावर जो है 400 वॉट पर ये वर्क करता है जब इसे वोल्टेज सप्लाई की जाती है 220 वोल्ट। ठीक है, आगे इफ़ द सप्लाई वोल्टेज ड्रॉप्स टू 200 वोल्ट, यदि सप्लाई वोल्टेज जो है 200 वोल्ट ही हो रही हो अगर किसी केस में, तो व्हाट विल बी द पावर कंजप्शन, तो पावर कितनी कंज्यूम होगी वो हमें यहाँ पर कैलकुलेट करना है, तो पावर और वी, इनका ये दो बातें हमें दी हुई है। पावर हमसे पूछी गई है, हम जानते हैं कि जो पावर होती है पी वो होता है वी और आई, लेकिन यहाँ करंट का कहीं भी रोल नहीं है, क्वेश्चन में हमें करंट का कुछ भी डिस्कशन नहीं किया गया है। तो हम यहाँ पर आई को वी अपॉन आर लिख दें तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर अपॉन आर, जो कि पावर का एक और फॉर्मूला है। पावर पी इजिकल टू द वी स्क्वायर अपॉन आर, इस फॉर्मूले का हम यूज़ करके इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो रेजिस्टेंस है हीटर का वो सेम ही रहेगा चाहे कितने भी वोल्टेज हमारे घर पे सप्लाई हो, तो रेजिस्टेंस जो है कांस्टेंट रहेगा। तो पावर और वोल्टेज का सीधा सीधा रिलेशन इस फॉर्मूले में देखने को मिलता है। तो इसको हम देखें तो इसे हम P1 अगर देखें फर्स्ट केस में पावर, तो P1 हो जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन आर, और P2 सेकंड केस में पावर कितनी कंज्यूम हो रही तो वो हो जाएगा V2 का स्क्वायर अपॉन आर, क्योंकि आर जो रेजिस्टेंस है वो हीटर का वो जो है कांस्टेंट रहने वाला है, तो V2 अपॉन आर ये हो जाएगा V2 अपॉन आर हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ हम अगर हम पावर P1 अपॉन P2 की वैल्यू फाइंड करें तो वो हमारे पास आ जाएगा V1 का स्क्वायर अपॉन V2 का स्क्वायर। तो यहाँ से हम सेकंड टाइम P2 जो हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो P2 की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, तो P2 निकालें तो वो हो जाएगा P1 और यहाँ V2 अपॉन V1 का होल स्क्वायर। सारी वैल्यूज़ हमारे पास हैं, हम इसको रख सकते हैं 400 इंटू V2 200 अपॉन 220 और इसका होल स्क्वायर। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्व होने के बाद जो है हमारे पास आंसर आ जाएगा अप्रॉक्सीमेटली 331। तो इस तरह से हम देखेंगे ऑप्शन नंबर जो सी है वो यहाँ करेक्ट हो जाएगा, इतने वोल्ट जो है पावर कंज्यूम होगी। तो इस तरह से हमने इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन करा। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी पर बेस्ड जो क्वेश्चन हो सकते थे जिनकी संभावनाएं थी, उन सभी क्वेश्चन का जो है सॉल्यूशन हमने यहाँ पर देखा है, और उम्मीद करते हैं कि आने वाले जो एग्ज़ाम में है इसी तरह के इसी पैटर्न पर बेस्ड जो है क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको, और उसे आप अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। बस ज़रूरत है कॉन्सेप्ट क्लियर होने की। फिजिक्स का सीधा सा रूल है, अगर हम टॉपिक के बारे में एक एक टॉपिक लेकर के उसके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेते हैं और उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस जितने भी पैटर्न के हो सकते हैं उनकी हम अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं, उन्हें हमें अंडरस्टैंड करना है, उन्हें हमें समझना है ताकि हम उसका ईजिली सॉल्यूशन कर पाएँ। अगर हम ऐसा कर लेते हैं तो हम उस टॉपिक से रिलेटेड किसी भी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे और बिल्कुल एग्जैक्टली जो है सॉल्यूशन करके पूरे मार्क्स फिजिक्स के अंदर हासिल किए जा सकते हैं। थैंक यू।